फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता का मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं और हमने जितने भी हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने सबके प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। ठीक, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको देख सकते हैं। और जो यूपी रेवेन्यू कोड है इसका भी मैंने 2 सेट मैंने करवा दिया है। ठीक, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं बेझिझक। तो आगे स्टार्ट करते हैं आज की जो भी जितने क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक भूमिधर अपने पीछे एक विधवा और एक गर्भस्थ शिशु छोड़कर मरता है। गर्भस्थ शिशु जीवित पैदा होता है। गर्भस्थ शिशु भूमिधर की मृत्यु के जीवित समझा जाएगा। मृतक भूमिधर की जोत में उत्तराधिकार में अंश का विभाजन कीजिए। पहला विकल्प है विधवा को आधा एवं पुत्र का आधा अंश मिलेगा। विधवा को प्राप्त अंश में से आधा अंश पुत्र को प्राप्त होगा। पुत्र केवल 1/4 अंश प्राप्त करेगा। पुत्र को पूरा अंश मिलेगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, विधवा को प्राप्त अंश में से आधा अंश पुत्र को प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, यशवन अपने पिता खा की हत्या कर देता है। खा 2 पुत्र यशवन यशटू एवं एक अविवाहित पुत्री डी छोड़कर मर जाता है। उसके मान्य उत्तराधिकारी हैं। तो उसके मान्य उत्तराधिकारी कौन है? तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे यशवन ने हत्या किया, अब इसमें तो जाहिर सी बात है जो हत्यारा होता है वो उत्तराधिकारी नहीं माना जाता। ठीक, उसको उत्तराधिकार में संपत्ति नहीं मिलती है। तो आप इसमें बच रहा है यशटू और डी। ठीक, 2 बच रहे हैं। अब यशटू और डी किसी विकल्प में आपका नहीं दिख रहा है, इसका मतलब किसी में मिसप्रिंटिंग है। ठीक, आप किसी को भी एक यशटू कर लीजिए, यानी कि जिसमें यशटू और टी रहेगा वही रहेंगे। आप बस कॉन्सेप्ट समझिए कि यशवंत जो हत्यारा होगा वो उत्तराधिकार में अपने जो पूर्वज होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी है वह नहीं पाया जाता उसको, इसके अंतर्गत यानी कि उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड के अंदर उसको उत्तराधिकार का हक पाने से वंचित किया गया है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए उसी से संबंधित, हत्यारा किस धारा के अंतर्गत उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया है। अब ये जो प्रावधान किया गया है ये किया गया है 114 गा में कि हत्यारा जो है वह उत्तराधिकार से वंचित रहेगा। अब अगला प्रश्न यही आपका पूछा था कि किस सेक्शन में यह है कि हत्यारा किस धारा के अंतर्गत उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया है। तो धारा 114। ठीक, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इसमें दिया है हत्यारा, विदेशी नागरिक, भारतीय नागरिक से भिन्न व्यक्ति, उपयुक्त सभी। जोत के विभाजन का बाद कहाँ संस्थित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी के न्यायालय में, कलेक्टर के न्यायालय में, सहायक कलेक्टर के न्यायालय में, तहसीलदार के न्यायालय में। तो ऐसा जो है जोत के विभाजन का जो बाद होता है वह जो है आपका संस्थित किया जाएगा उपखंड अधिकारी के न्यायालय में। अगला है भूमि अपनी जोत का समर्पण। भूमिधर अपनी, यहाँ भूमि सिर्फ लिखा है, इसको भूमिधर आप समझिए कि भूमिधर अपनी जोत का जो समर्पण हेतु किसे लिखित सूचना देगा। तहसीलदार को देगा, लेखपाल को, राजस्व निरीक्षक को, सहायक कलेक्टर को। तो भूमिधर जो है अपनी जोत के समर्पण की जो लिखित सूचना है वह देगा तहसीलदार को देगा। यदि कोई भूमिधर कितने वर्ष भूमि पर कृषि कार्य ना करे तो कलेक्टर भूमि का कब्जा ले लेगा। तो यह है आपका, इसमें जो उत्तर है आपका वो है 3 वर्ष। अगर कोई भूमिधर उस पर कृषि कार्य नहीं करता है तो कलेक्टर उसका कब्जा उससे ले लेता है। ठीक, संहिता की धारा 122 के अधीन कलेक्टर कब्जे में ली गई भूमि को कब परित्यक्त घोषित करेगा। इसमें जो अनुगामी कृषि वर्ष के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के भीतर कोई दावा न किया जाए। अनुगामी कृषि वर्ष के दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के भीतर किए गए दावे को अस्वीकृत किए जाने पर उपर्युक्त एवं बी दोनों, उपर्युक्त से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, उपर्युक्त दोनों। ठीक, संहिता की धारा 122 के अधीन जोत को परित्यक्त घोषित कर दिए जाने का निम्न में से क्या प्रभाव होता है। जोत समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। संबद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार, हक या हित नहीं रह जाएगा। उपर्युक्त ए एवं बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है आपका सी, यानी कि जोत समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी और भूमिधर जो संबद्ध भूमिधर का ऐसी जोत में कोई अधिकार, हक या हित नहीं रह जाएगा। ठीक, अगला है भूमि का पट्टा या आवंटन रद्द कर सकता है। तो कौन रद्द कर सकता है? कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, सहायक कलेक्टर। तो कलेक्टर जो है भूमि का पट्टा या आवंटन रद्द कर सकता है। अगला है बिना हक के भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को बेदखली के बाद में पक्षकार होगा।
यानी कि बिना हक की भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति की बेदखली के बाद में पक्षकार कौन होगा? उसमें कौन है? कब्जाधारी, राज्य सरकार, ग्राम पंचायत, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है उपर्युक्त सभी जो हैं वह बाद में पक्षकार होंगे। ग्राम पंचायत की भूमि से अतिचारी को बेदखल कौन कर सकता है? कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो होता है ट्रेसपासर जो होता है उसको ग्राम पंचायत की भूमि से बेदखल करने की जो शक्ति है वह दी गई है उपखंड अधिकारी को दी गई है। ठीक। अगला जो है आपका खातेदार जोत या उसके भाग में अधिकारों की घोषणा के लिए बाद यानी घोषणात्मक बाद ला सकता है। किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया आपका 144 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। अब घोषणात्मक बाद का फ़ायदा क्या होता है? घोषणात्मक बाद का फ़ायदा ये होता है अगर मान लीजिए किसी संपत्ति के बारे में कोई खातेदार जो है अगर अपनी जोत के बारे में अगर घोषणा करवा लेता है तो उस संपत्ति का जो होता है उपयोग जो होता है उस भूमि का, उस जोत का जो उपयोग होता है वो कृषि से भिन्न कार्यों के लिए भी वह कर सकता है। यानी कि वह फिर कुछ भी उस पर कार्य करे तो उस पर कोई उसको रोक टोक नहीं होता है कि वह कुछ भी उस पर कार्य कर सकता है। घोषणात्मक भूमि पर सरकारी पट्टेदार की बेदखली किन आधारों पर हो सकती है? देय तिथि से 6 माह के भीतर लगान देने में असफल रहने पर, भूमि का उपयोग निर्धारित परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाओं के लिए करने पर, पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वो है उपर्युक्त सभी। यानी कि सरकारी पट्टेदार बेदखली उसकी जो बेदखली होती है यदि वह देय तिथि से 6 माह के भीतर लगान देने में असफल रहता है तब भी बेदखल किया जा सकता है। भूमि का उपयोग निर्धारित परियोजनाओं से भिन्न परियोजनाओं के लिए करने पर और पट्टे की अवधि समाप्त हो, यानी तीनों परिस्थितियों में उसको पट्टेदार को बेदखल कर दिया जाता है। अगला जो है आपका बकाये की वसूली की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? तो बकाये की वसूली की जो प्रक्रिया है किसमें दी गई? धारा 170, 172, 175, 178 तो दिया गया है धारा 170 में दिया गया है। भू राजस्व के बकाये के भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है तो उसे कितने दिन के भीतर गिरफ्तार और निरुद्ध किया जा सकता है? तो उसको जो है अगर वो भू राजस्व के बकाया का भुगतान करने में अगर व्यतिक्रम करता है तो उसको कितने दिन के भीतर गिरफ्तार और निरुद्ध किया जा सकता है? तो उसको किया जा सकता है 15 दिन से अनधिक अवधि के लिए 15 दिन से अनधिक अवधि तक उसको जो है गिरफ्तार और निरुद्ध किया जा सकता है अगर वह भू राजस्व के बकाये का भुगतान नहीं किया है, यानी उसको करने में अगर वह व्यतिक्रम किया है। अगला जो प्रश्न आपका बकायेदार यानी व्यतिक्रमी के जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय कर सकता है? तो कौन कर सकता है? उपखंड अधिकारी, सहायक जिलाधिकारी, कलेक्टर, तहसीलदार। तो ऐसा कर सकता है कौन? उपखंड अधिकारी ऐसा कर सकता है कि जो व्यतिक्रमी है उसके जंगम संपत्ति की कुर्की और उसका विक्रय वह कर सकता है। भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए व्यतिक्रमी को तभी गिरफ्तार किया जाएगा जब वसूली के लिए इप्सित धनराशि कितनी होनी चाहिए, तभी वह कर सकता है। तो वह होनी चाहिए कम से कम 50,000 से अधिक हो, तभी जो है इसकी जो होती है कि भू राजस्व की बकाया की वसूली के लिए व्यतिक्रमी को तभी वह गिरफ्तार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर 50,000 से कम है तब वह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसी भूमि के संबंध में जिस पर भू राजस्व का कोई बकाया देय हो कि कुर्की एवं विक्रय कौन कर सकता है? कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, उपर्युक्त सभी। तो ऐसी स्थिति में करेगा कलेक्टर जो है वह कुर्की एवं विक्रय कर सकता है। व्यतिक्रमी की निम्नलिखित संपत्ति कुर्क की जा सकेगी? बैंक खाते या लाकर, जंगम संपत्ति, जोत, उपर्युक्त सभी। तो उसकी जो होती है उपर्युक्त सभी जो है वह कुर्क की जा सकती है व्यतिक्रमी की, यानी बैंक खाते या लाकर, जंगम संपत्ति, जोत सभी जो है कुर्क की जा सकती है। अगला जो है कुर्क संपत्ति का पट्टा कलेक्टर कितनी अवधि के लिए कर सकता है? तो कुर्क संपत्ति का पट्टा 3 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए, 7 वर्ष से अधिक अवधि के, 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए। तो इसको 10 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कुर्क संपत्ति का पट्टा कर सकता है। रिसीवर की नियुक्ति कौन करता है? तो रिसीवर की नियुक्ति जो है वह कलेक्टर करता है। बकाया की वसूली के लिए कोई कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किसी भी समय व्यतिक्रमी या बकायेदार की मृत्यु हो जाए वहाँ बकाये की वसूली विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध की जा सकेगी। जिस सीमा तक मृतक की संपत्ति प्राप्त हुई है उसी सीमा तक संपूर्ण बकाया के लिए न्यायालय के विवेकाधीन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर हुआ है ये, जो विधिक प्रतिनिधि होगा उसी सीमा तक उससे वसूली जिस सीमा तक वह संपत्ति में हिस्सा प्राप्त किया है। ठीक। अगला जो है यदि कोई भी व्यक्ति इस बात का प्रतिभूति देता है कि यदि व्यतिक्रमी बकाये का भुगतान नहीं करेगा तो वह स्वयं भुगतान करेगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। उसकी गिरफ्तारी करके, उसकी जंगम संपत्ति कुर्क करके, उसकी जोत कुर्क करके, उपर्युक्त सभी।
तो इसमें जो आपका आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। अगला जो प्रश्न आपका है 172, कुर्क संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा जारी की जाती है किसके द्वारा? कलेक्टर द्वारा, उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा, उपर्युक्त ए एवं बी अपर कलेक्टर द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि ए एवं बी, कलेक्टर द्वारा भी और उसके द्वारा प्राधिकृत सहायक कलेक्टर द्वारा भी कुर्क संपत्ति की विक्रय की उद्घोषणा जारी की जा सकती है। उद्घोषणा जारी करने के दिनांक से कितनी अवधि तक कुर्क स्थावर संपत्ति का विक्रय नहीं किया जाएगा? तो यह जो है उद्घोषणा की कितने दिन तक नहीं किया जाएगा उसका विक्रय? तो वह जो है आपका 21 दिन तक क्या है, जो उद्घोषणा जारी करने के दिनांक से कम से कम 21 दिन तक कुर्क स्थावर संपत्ति का विक्रय नहीं किया जाएगा, उसके बाद ही किया जा सकता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा धारित भूमि का नीलामी विक्रय किया जाता है और ऐसी भूमि का क्रेता अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अधिकतम बोली की धनराशि के बराबर धनराशि और क्रेता को भुगतान करने के लिए क्रय धन के 1% के बराबर की धनराशि का भुगतान करता है तो वह अन्य जाति के क्रेता से वरीयता पाने का हकदार होगा यदि वह भुगतान कर देता है। तो कितना भुगतान कर देता है? वह कर देता है अगर 30 दिन के अंदर अगर वह कर देता है। ठीक। कलेक्टर कितने दिन के भीतर बकायादार द्वारा बकाया धनराशि जमा कर देने पर विक्रय अपास्त कर देगा? तो इसमें जो है अगर वह कर देता है आपका 30 दिन के अंदर अगर वह कर देता है तो विक्रय को अपास्त कर देगा कलेक्टर जो है। ठीक। अनियमितता के आधार पर विक्रय अपास्त करने का आवेदन किसको दिया जाएगा? तो अनियमितता के आधार पर विक्रय को अपास्त करने का आवेदन जो है वह दिया जाएगा आयुक्त को दिया जाएगा। किसको? आयुक्त को। नीलामी विक्रय की पुष्टि किसके द्वारा की जाएगी? तो नीलामी विक्रय की पुष्टि जो है कलेक्टर द्वारा, आयुक्त द्वारा, यथास्थिति ए या बी दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वह सी, यानी कलेक्टर द्वारा या आयुक्त द्वारा। ठीक है, कोई भी उसकी नीलामी विक्रय की पुष्टि कर सकता है। ठीक, उसके द्वारा की जाएगी। विक्रय का प्रमाण पत्र कलेक्टर द्वारा जारी किया जाता है। प्रमाण पत्र विधिक अंतरण समझा जाएगा। ऐसी संपत्ति का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं, ऐसी क्रेता में कब से निहित समझी जाएगी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह विक्रय की पुष्टि के दिनांक से, विक्रय के दिनांक से, आदेश के दिनांक से, प्रमाण पत्र में उल्लिखित दिनांक से। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका बी, विक्रय के दिनांक से। संहिता के अधीन पुनरीक्षण की शक्ति किसे प्राप्त है? राजस्व परिषद को, आयुक्त को एवं बी दोनों को, कलेक्टर को। तो संहिता के अंदर जो है पुनरीक्षण की शक्ति जो है राजस्व परिषद और आयुक्त को दोनों को प्राप्त है। राजस्व संहिता के अधीन पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राजस्व संहिता में पुनर्विलोकन की जो शक्ति है कलेक्टर को, तहसीलदार को, सभी राजस्व न्यायालय को, राजस्व परिषद को। तो पुनर्विलोकन की शक्ति राजस्व परिषद को ही सिर्फ प्राप्त है। मामले को अंतरित करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो मामले को अंतरित करने की जो शक्ति है वह प्राप्त है आयुक्त को, कलेक्टर को, उपखंड अधिकारी को, उपयुक्त सभी को प्राप्त है मामले को अंतरित करने की शक्ति। राजस्व संहिता में जहां कोई उपबंध ना हो वहां वाद या कार्यवाही पर लागू होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता को भारतीय परिसीमा अधिनियम के उपबंध उपयुक्त एवं दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका ए एवं बी दोनों। ठीक है, राजस्व संहिता जहाँ कोई उपबंध ना हो वहाँ पर वाद या कार्यवाही पर सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट दोनों लागू होता है। राज्य सरकार अपनी शक्ति किसे प्रत्यायोजित कर सकती है? राजस्व परिषद, बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकारी को, उपयुक्त ए या बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है सी, या तो राजस्व परिषद को या बोर्ड के अधीनस्थ अधिकारी प्राधिकारी को। राजस्व संहिता के अधीन किस धारा के अंतर्गत कैविएट दाखिल किए जाने का प्रावधान है? तो यह जो प्रावधान है आपका धारा 225, 225 का, 225 खा, 225 गा। तो ऐसा प्रावधान जो है आपका 225 खा में किया गया है, कैविएट दाखिल करने का प्रावधान। वो जा करके आपका सीपीसी में 148 का में भी दिया गया है। ठीक, सीपीसी में कैविएट दाखिल करने का जो है प्रावधान 148 का में, सेक्शन 148 का में दिया गया है। जो कोई गांव के सार्वजनिक सड़क का अतिक्रमण करता है वह दंडित किया जा सकेगा। जुर्माने जो न्यूनतम 1000 रुपये तक का होगा, जुर्माने से जिसकी राशि 100 रुपये होगी, जुर्माने जिसकी राशि 500 रुपये, जुर्माने जिसकी राशि 300 रुपये होगी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका जुर्माने जो न्यूनतम 1000 रुपये होगा। जो व्यक्ति सीमा चिन्हों को नष्ट करता है या क्षति या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना हटाता है वह दंडित किया जाएगा 1000 रुपये से अधिक की धनराशि से,
₹2000 की अधिक धनराशि से, 3000 या 4000। तो इसमें आपका 1000 रुपये से अधिक धनराशि से। नामांतरण या दाखिल खारिज से संबंधित धारा या धाराएं हैं, तो इससे संबंधित धारा कौन सा? 33, 35 ए एवं बी, 36। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 33 और 35 जो है ये है आपका नामांतरण या दाखिल खारिज संबंधित धाराएं हैं। ठीक है, ए एवं बी यानी 33 और 35। संहिता की किस धारा के अंतर्गत नया अधिकार अभिलेख तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया धारा 51 के अंतर्गत तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्व संहिता के किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना उत्तराधिकारी छोड़े मरता है तो उसकी संपत्ति राजगामी हो जाएगी? तो ऐसा प्रावधान किया गया है आपका धारा 115 में किया गया है। जोत के विभाजन का बाद किस धारा के अंतर्गत संरक्षित किया जा सकता है? 116 के अंतर्गत, 116 के अंतर्गत। तो जोत के विभाजन का बाद किस धारा के अंतर्गत संरक्षित किया जा सकता है? 116, धारा 144, 145 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 116 के अंतर्गत जो होता है, 116 के अंतर्गत जोत के विभाजन के बाद धारा के अंदर संस्थित किया जा सकता है। सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित करना है। खातेदार द्वारा घोषणात्मक बाद बकाये की वसूली की प्रक्रिया विनियमावली बनाने की राज्य सरकार की शक्ति उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है आपका डी जो है वह सुमेलित उपयुक्त सभी जो है, ठीक है, वह सुमेलित जो है नहीं है। ठीक, कौन मतलब सुमेलित युग्म है, यानी कि सभी सुमेलित है। ठीक है, यानी कि खातेदार द्वारा घोषणात्मक बाद 144 में है, बकाये की वसूली की प्रक्रिया 170 में है, विनियमावली बनाने की राज्य सरकार की शक्ति 234 में दिया गया है। अब अनुसूचित जाति के भूमिधर को भूमि अंतरण करने की अनुज्ञा कलेक्टर नहीं देगा जब अंतरण के पश्चात उसके पास भूमि का क्षेत्रफल निम्न क्षेत्रफल से कम हो जाता है। अब इसमें कितना क्षेत्रफल से कम हो जाता है? जब उसके पास यानी कि 1.26 हेक्टेयर से, 2.26 हेक्टेयर से, 1.09 हेक्टेयर से, 3.123 हेक्टेयर से कम। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है 1.26 हेक्टेयर से जब कम हो जाता है तो उसको अंतरण का क्या होता है कि इसको अनुज्ञा नहीं देगा। मिन जुमला भूखंडों की प्रारंभिक विभाजन स्कीमें कौन तैयार करता है? तो इसके प्रारंभिक विभाजन की स्कीमें जो है तैयार करता है लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। मिन जुमला गाँठों के विभाजन की स्कीम कौन तैयार करता है? तो इसमें जो है आपका अगला मिन जुमला भूखंडों की प्रारंभिक विभाजन स्कीम इसमें पूछा कौन तैयार करता है? तो लेखपाल द्वारा। इधर फिर पूछ रहा है कि मिन जुमला गाँठों के विभाजन की स्कीम कौन तैयार करता है? तो इसमें जो है आपका इसमें कलेक्टर करता है। ठीक, वहाँ प्रारंभिक विभाजन की स्कीम जो पूछ रहा है, प्रारंभिक विभाजन स्कीम लेखपाल, और इसके विभाजन गाँठों के विभाजन की स्कीम कौन तैयार करता है? तो कलेक्टर करता है। ठीक, दोनों में आप अंतर जानते रहिए। मिन जुमला गाँठों की विभाजन स्कीम कौन तैयार करने में लेखपाल तैयार करने में लेखपाल किसकी सहायता लेता है? यानी कि मिन जुमला गाँठों की विभाजन स्कीम तैयार करने में लेखपाल किसकी सहायता लेता है? तो वह लेता है उपयुक्त दोनों यानी खातेदारों की और भूमि प्रबंधक समिति की। विवादित उत्तराधिकार की जांच रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक किसको देगा? तो यह देता है रिपोर्ट तहसीलदार को देता है। ठीक, अनुसूचित जाति का भूमिधर जोत के विक्रय, दान या वसीयत हेतु अनुज्ञा के लिए कलेक्टर को आवेदन देता है। कलेक्टर निम्न स्थितियों में अनुज्ञा दे सकता है: खातेदार तथा उसके परिवार का कोई सदस्य घातक बीमारी से ग्रस्त है और उपचार हेतु व्ययों को पूरा करने के लिए अंतरण आवश्यक है, आवेदक प्रस्तावित अंतरण के प्रतिफल से अन्य भूमि क्रय करेगा। विक्रय का प्रतिफल सर्किट रेट के अनुसार आगणित रकम से कम नहीं है, उपयुक्त सभी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है आपका आंसर जो है सभी सही है। ऐसी परिस्थितियों में कलेक्टर उसको अनुमति देगा। ठीक, कलेक्टर राजस्व संहिता की धारा 99 के अंतर्गत अनुसूचित जाति के भूमिधर को जोत के भाग का विक्रय, दान, वसीयत करने की अनुमति नहीं देगा जब उसके पास ऐसा अंतरण करने के पश्चात शेष जोत का क्षेत्रफल कम हो जाता है। तो ये प्रश्न आपका ऊपर भी आ चुका है। तो यह आपका 1.26 हेक्टेयर से अगर कम हो जाता है तो उसको जो है ऐसा करने का अनुमति नहीं देगा, यानी जो जोत का भाग उसका विक्रय, दान या वसीयत करने। ठीक, अगला आपका जो प्रश्न है वो है आपका नीलामी विक्रय में प्राथमिकता या वरीयता हेतु आवेदन कौन कर सकता है? तो इसमें जो है कौन आवेदन कर सकता है? अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, सह भूमिधर, उपयुक्त एवं भी दोनों। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर सही है वो है दोनों,
यानी कि नीलामी विक्रय की प्राथमिकता, अभी नीलामी विक्रय की जो है प्राथमिकता है वो किसकी ज़मीन, अनुसूचित जाति की ज़मीन के बारे में बात हो रही है। ठीक, प्राथमिकता हेतु आवेदन अनुसूचित जाति का व्यक्ति कब कर सकता है, जब अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि का नीलामी विक्रय किया जाता है, जब अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि का नीलामी विक्रय किया जाता है, ए एवं बी दोनों किसी भी जाति के भूमिधर की भूमि का नीलामी विक्रय किया गया हो। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि प्राथमिकता हेतु आवेदन जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति कब कर सकता है, जब अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि का नीलामी विक्रय होता है, ना कि अनुसूचित जनजाति। ठीक, यानी कि सेम अगर है तभी वह उसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक, प्राथमिकता हेतु आवेदन किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है, तो प्राथमिकता हेतु आवेदन जो है धारा 191, 107, 94, 112, तो करेक्ट आंसर है 191 के अंतर्गत प्राथमिकता हेतु आवेदन दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति की अचल संपत्ति का विक्रय किया जाता है तो प्राथमिकता हेतु आवेदन कौन कर सकता है। अब यहाँ देखिए अनुसूचित जनजाति का बात कर रहा है कि अचल संपत्ति के विक्रय किया जाता है तो प्राथमिकता हेतु आवेदन कौन कर सकता है, अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, अधिकतम बोली लगाने वाला व्यक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपका अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति जो है, क्योंकि ज़मीन भी अनुसूचित जनजाति की है तो प्राथमिकता के लिए आवेदन अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही करेगा। ठीक, तो दोस्तों इसमें इतना ही क्वेश्चन इसका ख़त्म हो गया है। आपका जितने भी उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के प्रश्न थे हमने करा दिए हैं। और ये बताते हैं आपको ये लव फाइटर से मैंने लिया था, जो कि विधि मार्केट में विधि की पत्रिका आती है, उसी से मैंने इसको लिया था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा होगा, पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।